फिगर ऑफ स्पीच इंग्लिश लैंग्वेज में डेकोरेशन का सामान होते हैं। ये हमारी स्टेटमेंट को, हमारी बात को, हमारे बयान को और ही ज़्यादा खूबसूरत बना देते हैं। जैसे शादियों के मौसम में जो लेडीज़ होती हैं मुख्तलिफ़ किस्म के ज़ेवरात, मेकअप, ना जाने क्या कुछ पहन कर आती हैं ताकि वो और ज़्यादा खूबसूरत नज़र आएँ। ठीक इसी तरह इंग्लिश लैंग्वेज में हम अपनी बात को और ज़्यादा खूबसूरत बनाने के लिए ऐसे ऐसे वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं ताकि वो ज़्यादा खूबसूरत नज़र आए। जैसे अगर मैं कहूँ कि चांदी जैसा रंग तेरा, सोने जैसे बाल, क्या आपके हकीकत में सोने जैसे बाल हैं, सोने के बाल हैं? नहीं, बल्कि मेरे कहने का मतलब ये है कि आप बहुत ज़्यादा खूबसूरत नज़र आ रहे हैं। या इसके अलावा मैं इस तरह कहूँ कि मैं आपके लिए चांद तारे तोड़ कर ला सकता हूँ। इसका मतलब क्या है? मैं इस तरह भी तो कह सकता हूँ कि मैं आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। कहने का मतलब यही है, लेकिन उस तरह कहने से हमारे जो बयान है, वो स्टेटमेंट है, हमारी जो बात है वो ज़्यादा खूबसूरत आ रही है। इसके अलावा एक और एग्ज़ाम्पल हो सकती है, चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी रात में चांदनी चौक पर चांदी के चम्मच से चटनी चटाई। सर ये क्या बोल रहे हैं? यही तो हैं जो फिगर ऑफ स्पीच हम इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह के फिगर ऑफ स्पीच समझने के लिए हम आगे बढ़ते हैं कि इनकी कितनी टाइप्स हैं, कौन कौन से हैं। आपने इस वीडियो को एंड तक देखना। अब हम देखते हैं कि फिगर ऑफ स्पीच क्या होते हैं। अब देखिए, वर्ड्स आर फ्रेजेस दैट मेक आवर लैंग्वेज ब्यूटीफुल, इफेक्टिव एंड इम्प्रेसिव, नोन एज फिगर ऑफ स्पीच। यानी ये वो वाले अल्फाज होते हैं, वो वर्ड्स होते हैं, फ्रेजेस होते हैं जो हमारी बात को, हमारी गुफ्तगू को, किसी भी लैंग्वेज को और ज़्यादा इफ़ेक्टिव, खूबसूरत बना देते हैं। उनको हम कहते हैं फिगर ऑफ स्पीच। तो फिगर ऑफ स्पीच पहली जो टाइप है उसको हम कहते हैं सिमिले। सिमिले को उर्दू में हम तशबीह कहते हैं। किसी एक चीज़ को दूसरी चीज़ की तरह कह देना। जैसे कभी माँ अपने बच्चे को कहती है कि मेरा बेटा शेर की तरह है या मेरा बेटा चाँद की तरह है। क्या वो वाकई शेर होता है या वाकई वो चाँद होता है? नहीं होता, लेकिन वो उसके साथ उसकी क्वालिटी को बयान कर रही होती है कि जैसे शेर के अंदर क्वालिटी होती है, मेरे बेटे के अंदर भी वही क्वालिटीज़ हैं। तो उसको ज़्यादा और बढ़ा चढ़ा कर बयान करना, तो उसको हम कहते हैं कि ये सिमिली है। यानी किसी एक चीज़ को दूसरी चीज़ की तरह कह देना कि ये चीज़ उसकी तरह है, उसको हम कहते हैं सिमिली। जैसे एक एग्जांपल है, द ग्रेट खली लुक्स एज स्ट्रॉन्ग एज एन ऑक्स। जो ग्रेट खली है वो इतना मजबूत दिखाई देता है जितना एक ऑक्स, यानी आक्स की तरह उसकी मजबूती को ज़ाहिर किया जा रहा है। तो इसको हम सिमिली कहेंगे या तशबीह कहेंगे उर्दू में। तो उसके बाद अगली एग्जांपल है, आफ्टर द एग्जामिनेशन स्टूडेंट्स फेल्ट एज लाइट एज अ फीदर्स। एग्जामिनेशन के बाद स्टूडेंट्स ने इतना हल्का महसूस किया जितना एक पंख, यानी पंख के साथ उसको तशबीह दी जा रही है। उनके जो वो हल्के हो गए हैं, फ्री हो गए हैं, उसको पंख के साथ तशबीह दी जा रही है। उसके बाद अगली एग्जांपल है, द ग्लो ऑफ हिज फेस वाज एज ब्राइट एज सनशाइन। अब देखें, उसके जो चेहरे की चमक थी वो इतना ज़्यादा थी, इतनी ब्राइट थी जैसे एक सूरज की चमक होती है। सूरज की चमक के साथ उसके चेहरे की चमक को तशबीह दी जा रही है। तो इसको हम कहते हैं सिमिले। उसके बाद द यंग तैमूर इज़ एज़ क्यूट एज़ किटन। जो यंग तैमूर है वो इतना क्यूट है जितना एक बिल्ली का बच्चा, यानी उसके क्यूट होने की वो तशबीह दी जा रही है बिल्ली के बच्चे के साथ। तो इसको हम कहते हैं तशबीह। किसी एक चीज़ को किसी दूसरी चीज़ की तरह कह देना कि ये चीज़ इसकी तरह है, लेकिन हकीकत में वो हो या ना हो, लेकिन हम कह देते हैं, उसको हम कहते हैं कि ये सिमिल है। उसके बाद हम अपने अगले टाइप की तरफ बढ़ते हैं। हमारी जो अगली टाइप है वो है मेटाफर। मेटाफर बिल्कुल सिमिली की तरह है, लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना है कि जब हम सिमिली की बात करते हैं तो हम कहते हैं एक चीज़ दूसरी चीज़ की तरह है, लेकिन जब हम मेटाफर की बात करते हैं तो उस वक्त एक चीज़ दूसरी चीज़ ही है। जैसे सिमिली के एग्जांपल में हमने कहा था कि माँ अपने बेटों को कहती है कि मेरा बेटा चाँद की तरह है, चाँद की तरह खूबसूरत है, या मेरा बेटा शेर की तरह बहादुर है। तो वो एक तरह वाला वर्ड इस्तेमाल कर रही होती है, यानी उसका बेटा चाँद की तरह खूबसूरत है या उसका बेटा शेर की तरह बहादुर है, तो वो सिमिली बनेगा। अगर वो कह दे कि मेरा बेटा चाँद है, एग्जैक्ट वही चाँद है, या कहती है कि मेरा बेटा शेर है, तो फिर वो सिमिली नहीं रहता, वो मेटाफर बन जाता है। तो हम देखते हैं कुछ एग्जांपल्स हैं मेटाफर की कि कौन सी एग्जांपल हैं, कैसे हैं। जैसे है, माई टीचर इज़ एन एंजल। वाह क्या बात है, बेहतरीन एग्जांपल है कि मेरा जो टीचर है ना वो एंजल है, फरिश्ता है। क्या वो हकीकत में फरिश्ता है?
नहीं, बल्कि वो इतना शफीक है, इतना अच्छा है जैसे एक फ़रिश्ता होता है। लेकिन मेटाफर में हम ये वाले अल्फाज की तरह वाले इस्तेमाल नहीं करते, एग्जैक्ट वही बोल देते हैं। जैसे उसने कहा कि मेरे टीचर जो है वो बिल्कुल एंजल है, फ़रिश्ता है, तो हम इसको मेटाफर कहते हैं। अब एक अगली एग्जांपल है, यू हैव अ हार्ट ऑफ गोल्ड, आपका सोने का दिल है। क्या हकीकत में आपका सोने का दिल है? नहीं है, लेकिन वो इस तरह कह रहा है कि आपकी बहुत बड़ा दिल है, यानी आप अच्छे दिल के मालिक हैं, तो इसीलिए उसने कहा कि यू हैव अ हार्ट ऑफ गोल्ड। उसके बाद अगली एग्जांपल है, कैमल इज़ द शिप ऑफ द डेजर्ट। ये एग्जांपल तो आपने बार बार सुनी ही होगी कि जो ऊँट है वो सहरा का जहाज़ है। क्या वो वाकई जहाज़ है? जहाज़ जो होता है वो तो या पानी में चलता है या फिर हवा में चलता है, वो सहरा में तो नहीं चलता। लेकिन उसने उसके साथ तशबीह दी है, यानी मेटाफर इस्तारा इस्तेमाल किया है कि जो कैमल है, ऊँट है, वो बिल्कुल जहाज़ है, सहरा का जहाज़ है। तो इसमें हम वो तरह वाला वर्ड इस्तेमाल नहीं करते, वो सिमिले में इस्तेमाल करते हैं। अब है, दिस क्लास इज़ ज़ू या मार्केट। बाज़ात टीचर्स क्लास में आते हैं, शोर मचा होता है, बच्चे शोर कर रहे होते हैं, तो टीचर गुस्से में कहता है ये क्लास जो है ये चिड़िया घर बनी हुई है, ये कोई मछली मार्केट बनी हुई है। गुस्से में वो बोल देते हैं, क्या वो वाकई क्लास चिड़िया घर होती है या मछली मार्केट बनी होती है या कोई सब्ज़ी मंडी होती है? नहीं होती, लेकिन वो गुस्से में इस तरह कह देते हैं कि ये वो चीज़ बनी हुई है। तो ये भी एक एग्जांपल थी मेटाफर की। तो इस तरह मेटाफर की आप आसानी से पहचान कर सकते हैं। अगर एग्ज़ाम में आ जाए तो क्या आप छोड़ कर आएंगे या सोचेंगे? नहीं, इन रूल्स को जहन में रखते हुए मेटाफर को ही सिलेक्ट कर देना है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं अपनी अगली टाइप की तरफ। अगर आप एलिट्रेशन का डिक्शनरी में मीनिंग देखें तो वहाँ पे यही आएगा, हैविंग द सेम फर्स्ट कंसोनेंट साउंड, यानी जो हमारी स्टेटमेंट होगी उसमें मोस्टली वर्ड का जो फर्स्ट कंसोनेंट लेटर होगा उसकी सेम साउंड आएगी। जैसे आपने शुरू में चंदू की चाची वाला सुना था, तो इसी तरह इनको हम कहते हैं टंग ट्विस्टर, यानी सेम साउंड होगी, टंग ट्विस्टर भी इनको कहते हैं और इनको एलिट्रेशन भी कहते हैं। और एग्जाम्पल की मदद से हम इनको और अच्छे से समझ लेते हैं। जैसे आ जाता है, माई डियर डियर इज़ डेयर, ये आपने काफ़ी दफ़ा सुना होगा, या इस तरह स्टूडेंट भी आपसे पूछते होंगे कि ये सेंटेंस बनाएं। तो माई डियर डेयर इज़ डेयर, क्या मतलब है? अब ये डेयर है और ये डेयर, इनके तो सेम स्पेलिंग है, लेकिन ये और डेयर है कि मेरा जो प्यारा हरन है वो बहुत महंगा है। अब इस डेयर का मतलब महंगा भी बन सकता है और स्पेलिंग वही है, इसका मतलब प्यारा बन सकता है। और ये जो है ये हिरन है, तो मेरा जो प्यारा हिरन है वो महंगा है, तो इसको उसने जो है एलिट्रेशन के तहत इस्तेमाल किया है, माई डियर डियर इज़ डेयर। अगली एग्जांपल को देखते हैं, जैसे है लिटिल लेक्समैन लैक्स लीची। अब देखिए इसमें एल आ रहा है, एल एल एल, जिस तरह ऊपर था इधर डी 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 आ रहा था, डी साउंड आ रही थी, इसी तरह इसमें देखो तो एल साउंड आ रही है मोस्टली वर्ड्स में। उसके बाद अगली एग्जांपल है, शीप शुड स्लीप इन आ शेड। देखिए इसमें भी वही है, शीन की साउंड आ रही है, शीन की साउंड आ रही है, यहाँ पे एस साउंड है, यहाँ पे फिर शीन साउंड है, तो शीन साउंड बार बार रिपीट हो रही है, यानी सेम साउंड के अंदर रिपीटिशन होगी। उसके बाद अगले एग्जांपल को देखें, किरन्स किड्स कैप्ट प्लेइंग। अब इसमें देखा तो के साउंड है, के साउंड है, के साउंड है, यानी किसी भी स्टेटमेंट के अंदर जब मोस्टली वर्ड्स की सेम साउंड आएगी, अगर वो कंसोनेंट हैं, कंसोनेंट फर्स्ट साउंड आ जाती है तो उनको हम कहते हैं कि ये एलिट्रेशन है। उसके बाद हम आगे बढ़कर अगली अपनी टाइप की देखते हैं। दोस्तों अगर मैं आपको बताऊं कि मैं कब से पढ़ा रहा हूं, तो मैं कहूं अगर कि मैं आदम के दौर से पढ़ा रहा हूं, या मुझे पढ़ाते हुए सदियां गुजर गई हैं, तो क्या ये ज़्यादा हो रहा है? जब कोई बात ज़रूरत से ज़्यादा हो जाए तो उसको हम कहते हैं हाइपरबोली। जैसे आ जाता है कि आई एम सो टायर्ड आई कुड स्लीप फॉर ईयर्स, कि मैं इतना थका हुआ था कि मैं 1 साल तक सो सकता था। क्या कोई 1 साल तक भी सो सकता है? ये नॉर्मल से ज़्यादा हो रहा है। अगर कोई बात नॉर्मल से ज़्यादा हो रही है तो उसको हम हाइपरबोली कहते हैं। लेकिन चाहे कोई जितना भी थका हुआ है, 1 दिन सो सकता है, 1 रात सो सकता है, कोई 1 साल नहीं सो सकता, यानी ये नॉर्मल से ज़्यादा हो रहा है। अगर कोई बात नॉर्मल से ज़्यादा होता है तो उसको हम कह सकते हैं कि वो हाइपरबोली है, कि जो फिगर ऑफ स्पीच हैं उनकी जो हाइपरबोली टाइप है। उसके बाद अगली एग्जाम्पल को देखते हैं, आई हैव टोल्ड यू 1000 टाइम्स अबाउट दिस। मैं इसके मुतालिक आपको हज़ारों दफ़ा बता चुका हूँ। क्या कोई हज़ारों दफ़ा कोई बात बताता है, या क्या वो गिनती कर रहा था? लेकिन कहने का मतलब ये है कि वो उसको बहुत ज़्यादा दफ़ा बता चुका है इसके बारे में, तो इसको हम कहते हैं ये हाइपरबोली है। उसके बाद है, आई वुड मूव माउंटेन्स फॉर यू, मैं आपके लिए पहाड़ों को हिला दूँगा।
अब देखें पहाड़ों को कोई हिला सकता है? कोई नहीं हिला सकता। इन नॉर्मल से वो ज़्यादा बात कर रहा है, बढ़ाकर एग्जीग्रेट कर रहा है। तो जब नॉर्मल से कोई चीज़ ज़्यादा हम बयान कर रहे हों तो हम उसको कहते हैं एग्जीजरेशन हो रही है, एग्जीजरेट हम कर रहे हैं। तो उसके बाद अगली एग्जांपल है माई ब्रदर इज़ टॉलर दैन कुतुब मीनार। मेरा भाई कुतुब मीनार से ज़्यादा लंबा है। कुतुब मीनार से ज़्यादा लंबी कद या ज़्यादा बड़ा, ज़्यादा लंबा कोई इंसान हो ही नहीं सकता। तो वो उसके साथ उसका जो मवाजना है, कंपैरिजन कर रहा है। तो ये नॉर्मल से ज़्यादा बात बताई जा रही है, तो इसको हम कहते हैं हाइपरबोली। ये चंद के हाइपरबोली की एग्जांपल्स थी। आगे हम बढ़कर देखते हैं अगली इसकी टाइप कौन सी है। हमारा अगला टाइप है एसोनेंस का। एसोनेंस क्या होता है? रिपीट द सेम वावल बट स्टार्ट विद डिफरेंट कॉन्सोनेंट साउंड है। यानी जो वावल होगा वो तो रिपीट हो रहा होगा, लेकिन उससे पहले कोई कॉन्सोनेंट होगा, वो डिफरेंट हो सकता है। यानी कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होगा, डिफरेंट कॉन्सोनेंट से, उसके बाद जो वावल आएगा वो सेम आएगा, उनकी साउंड सेम आएगी, वावल लेटर सेम आएगा। जैसे एग्जांपल हो सकती हैं, देखें जेरी वेंट हेयर एंड देयर नो वेयर। आप देखें ये यहाँ पे स्टार्ट में जे कॉन्सोनेंट आया, डब्ल्यू आया है, एच आया है, इसी तरह ये आया है, एन आया है। तो ये कॉन्सोनेंट हैं और इन कॉन्सोनेंट से हमारे वर्ड स्टार्ट हो रहे हैं। उसके बाद जो साउंड आई है ई की आई है, जेरी ई की साउंड है। उसके बाद ई साउंड है, ई साउंड है, इसी तरह ई साउंड है। यानी जेरी ए की साउंड आ रही है ई की। उसके बाद फिर ए की साउंड है, वेंट, जेरी वेंट हेयर एंड देयर। उसके बाद नो वेयर। तो यानी कंसोनेंट के बाद जो साउंड पैदा हो रही है वो ई की साउंड है, ई रिपीट हो रहा है। उसके बाद अगली एग्जांपल को देखते हैं। बेयर इज़ नियर बट नो नीड टू फेयर। अब ये स्टार्ट हो रहा है बी कंसोनेंट से, कंसोनेंट है, इसी तरह कंसोनेंट क्या आ रहा है। उसके बाद जो साउंड पैदा हो रही है वो सेम लेटर की साउंड है, वावल लेटर है। वो कौन सा है? एयर वाली साउंड है, एयर, नियर, इसी तरह फेयर। तो ये सेम साउंड रिपीट हो रही है। उसके बाद अगली एग्जांपल को देखते हैं। हाउ इज़ योर काउ नाउ। आप देखें ये कंसोनेंट हुआ, कंसोनेंट। उसके बाद साउंड कौन सी आ रही है? ओ डब्ल्यू की साउंड आ रही है। हो, को, नो, वो, ये वाली साउंड जो सेम साउंड आएगी उनको हम कहते हैं एसोनेंस। उसके बाद अगली है मैन सेल द वेडिंग बेल्स। अब ये कंसोनेंट हो गए। उसके बाद साउंड किसकी आ रही है? ई की साउंड है, ये ई साउंड है, ये ई साउंड है। उसके बाद ये भी ई साउंड है। तो ये वावल बार बार रिपीट हो रहा है, इसको हम कहते हैं एसोनेंस। हम ये क्यों कर रहे हैं? अपनी बात को बढ़ा चढ़ाकर, अपनी बात को खूबसूरत बनाने के लिए, ताकि हमारी बात और भी खूबसूरत नज़र आए। तो ये थी एसोनेंस की टाइप। अगर एग्ज़ाम में आ जाए तो सोचने वाली बात नहीं है, आपने इतना देखना है, उसके बाद उसको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद हम बढ़ते हैं अपने अगले टाइप की तरफ। फिगर ऑफ स्पीच का जो अगला हमारा टाइप है वो है पन वर्ड्स का इस्तेमाल करते हुए कोई जोक बनाया जाता है, कोई मजाक किया जाता है, उसको हम कहते हैं कि पन। इसके अंदर जो वर्ड्स इस्तेमाल होते हैं डबल मीनिंग होते हैं। वो ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ एक ही मीनिंग दे रहा हो, डबल मीनिंग दे रहा होता है, तब वो उसकी जोक बनता है। जैसे एग्जांपल है एन एम्बेसडर अ मैन हु लिव्स अब्रॉड फॉर द गुड ऑफ हिज कंट्री। कैसा जोक बनाया गया है कि एक एम्बेसडर एक ऐसा शख्स होता है जो मुल्क के बाहर रहता है अपने मुल्क की भलाई के लिए। अब देखें, रहता वो मुल्क के बाहर है लेकिन मुल्क की भलाई के लिए रहता है। तो इस तरह ये मजाक बनाया गया है। उसके बाद अगली एग्जांपल है व्हेन टू ऑर्थोपेडिस्ट स्टार्टेड अ न्यू सर्जरी इट वाज अ जॉइंट ऑपरेशन। अब देखें, जॉइंट के दो मतलब होते हैं। जॉइंट का एक मतलब ये होता है जो हड्डियों का जोड़ होता है। जॉइंट का दूसरा मतलब ये भी होता है कि जो काम एक से ज़्यादा लोग मिलकर करें तो उसको भी हम जॉइंट कहते हैं। अब इसके मतलब पे और करें, व्हेन टू ऑर्थोपेडिस्ट स्टार्टेड अ न्यू सर्जरी, कि जब दो ऑर्थोपेडिस्ट ने एक न्यू सर्जरी स्टार्ट की तो उसको उन्होंने क्या नाम दिया? इट वाज अ जॉइंट ऑपरेशन। अब जॉइंट ऑपरेशन वो हड्डियों का जोड़ भी हो सकता है, हड्डियों के जोड़ का ऑपरेशन भी हो सकता है, लेकिन वो दो थे ऑर्थोपेडिस्ट थे, जो वो दो थे, उस वजह से भी जॉइंट ऑपरेशन हम कह सकते हैं। तो ये इस तरह मजाक बनाया जा रहा है कि जब जोड़ का ऑपरेशन हो उसको भी हम जॉइंट ऑपरेशन कहते हैं, जब दो लोग मिलकर किसी ऑपरेशन को करें तो उसको भी हम जॉइंट ऑपरेशन कहते हैं। तो इस तरह ये डबल मीनिंग दे रहा है। तो इस तरह ये हम कहते हैं कि ये हमारा पन है, यानी ये जोक बना रहा है। उसके बाद अगले एग्जाम्पल को देखें। पायलट्स हैव ईजी एक्सेस टू क्लाउड स्टोरेज।
अब क्लाउड स्टोरेज, क्लाउड के क्या मतलब होता है, बादल होता है, लेकिन साथ ही वो स्टोरेज लगा हुआ है। अब देखें पायलट्स हैव इजी एक्सेस, जो पायलट्स होते हैं जो हवाई जहाज़ या हेलीकॉप्टर्स उड़ाते हैं उनको ईजी एक्सेस होती है क्लाउड्स तक। उसके बाद अब देखें इजी एक्सेस टू क्लाउड, आगे स्टोरेज लगा हुआ है। क्या वो हवा में उड़ते हैं इसी वजह से क्लाउड्स तक उनको इजी एक्सेस है? नहीं। इस क्लाउड स्टोरेज का मतलब ये होता है कि एक ऐसा स्टोरेज फ़ोन के अंदर होता है जिसके अंदर हम अपना डेटा स्टोर करते हैं। जैसे आईफोन के अंदर क्लाउड स्टोरेज होता है, उसके अंदर हम अपना डेटा स्टोर करते हैं, तो उसको हम कहते हैं ये क्लाउड स्टोरेज है, ये बादलों वाला स्टोरेज नहीं है। तो ये एक मज़ाहिया अंदाज़ में बताया गया है कि जो पायलट्स होते हैं उनको ईजी एक्सेस होता है। तो ये थी मन के एग्जांपल्स, ये काफ़ी अहम है, आपने गौर से इसको देखना है। एग्ज़ाम में काफ़ी दफ़ा आ जाता है, अगर एग्ज़ाम में आ जाए तो आपने डबल मीनिंग को देखते हुए फौरी तौर पर पन को ही लिख देना है। उसके बाद हम बढ़ते हैं अपने अगले टाइप की तरफ। हमारा अगला टाइप है लेटर टेस्ट का। लेटर टेस्ट क्या होता है? ये नेगेटिव एक्सप्रेशन में अफर्मेटिव सेंस होता है। देखने में तो वो नेगेटिव लगता है, लेकिन गौर करने से उसका जो सेंस निकल रहा होता है वो अफर्मेटिव होता है, वो मस्बत होता है, पॉजिटिव सेंस में होता है। यानी उसको हम कहते हैं वो उसका सेंटेंस के अंदर जो नेगेटिव होता है उसका जो मीनिंग होता है वो अपोजिट आ रहा होता है। जैसे अगर आप सुबह उठकर स्कूल की तैयारी करते हैं और अपने बाल बना रहे होते हैं और आपके अब्बू आते हैं, आप कोई शाहरुख खान नहीं है, आप कोई सलमान खान नहीं है, इतने अच्छे से बाल बना रहे हैं, इतना ज़्यादा टाइम ले रहे हैं, तो वो दरअसल नेगेटिव में बात करते हैं, लेकिन उसका जो सेंस निकलता है वो पॉजिटिव होता है कि आप शाहरुख खान नहीं हैं, आप सलमान खान नहीं हैं। नहीं का वो लफ्ज़ इस्तेमाल करता है, लेकिन उसका जो सेंस आता है वो पॉजिटिव आता है। अब एक एग्जांपल को देखते हैं। जैसे आ जाता है ही इज़ नॉट स्टार्विंग, कि वो भूख से नहीं मर रहा, वो भूखा नहीं है। इसका मतलब क्या बनता है? इसका मतलब ये बनता है उसका पेट भरा हुआ है। अगर इसका हम अपोजिट देखें या इसका मुस्बत सेंस देखें तो यही बनता है कि उसका पेट भरा हुआ है, उसको भूख नहीं लगी हुई। उसके बाद अगली एग्जांपल को देखते हैं। यू आर नॉट अ ब्यूटी क्वीन, कि आप एक खूबसूरत मलका नहीं है, वो खूबसूरत क्वीन नहीं है। इसका मतलब क्या है कि आप बदसूरत हैं। आप साफ साफ भी कह सकते हैं कि आप बदसूरत हैं, लेकिन उसने लेटर टेस्ट का इस्तेमाल करते हुए नेगेटिव एक्सप्रेशन के साथ पॉजिटिव सेंस दिया है कि आप एक खूबसूरत क्वीन नहीं है, ब्यूटी क्वीन नहीं है, कि आप बदसूरत हैं, साफ साफ कि आप बदसूरत हैं। उसके बाद अगला है ही इज़ नॉट द क्लेवरेस्ट पर्सन आई हैव एवर मेट। हम देखें कि वो एक क्लेवरेस्ट पर्सन नहीं है, मैं उसे मिला हूँ, मतलब कि वो अहमक है, बेवकूफ़ है, पागल है। आम अल्फाज में हम इस तरह कह सकते हैं, लेकिन हमने लेटर टेस्ट का इस्तेमाल करते हुए इसमें नॉट का इस्तेमाल किया है, जो नेगेटिव नज़र आता है लेकिन उसका सेंस जो है वो पॉजिटिव आ रहा है। उसके बाद एक और एग्जांपल है, मिसबुल हक इज़ नॉट एन ऑर्डिनरी बैट्समैन। अब देखें जो मिसबुल हक है वो कोई ऑर्डिनरी बैट्समैन नहीं है। देखने में तो ये नेगेटिव लगता है, लेकिन इसका मतलब क्या बनता है कि वो एक स्पेशल बैट्समैन है, वो एक ख़ास बैट्समैन है, उसके मुकाबले का कोई बैट्समैन नहीं है। नेगेटिव के अंदर पॉजिटिव सेंस है, तो इसको हम क्या कहते हैं कि ये लेटर टेस्ट है। जैसे मैं कहता हूँ कि मैं कोई पागल नहीं हूँ, मतलब मैं पागल नहीं हूँ, मैं ज़हीन हूँ, अक्लमंद हूँ, इस तरह कह सकता हूँ। तो ये लेटर टेस्ट का इस्तेमाल किया गया है। उसके बाद हम बढ़ते हैं अपने अगले टाइप की तरफ। फिगर ऑफ स्पीच का हमारा अगला टाइप है रेपिटिशन। जैसे कि नाम से ज़ाहिर है कि इसके अंदर जो वर्ड्स होंगे उनके अंदर रेपिटिशन होगी, तकरार होगा, कोई एक वर्ड बार बार आएगा। जैसे है रिपीट द सेम वर्ड्स और फ्रेजेस, सेम वर्ड्स जो फ्रेजेस किसी भी सेंटेंस के अंदर बार बार आएंगे, रेपिटिशन होगी, उसको हम कहेंगे रेपिटिशन। जैसे एग्जांपल है आई फेल्ट हैप्पी बिकॉज आई सॉ द अदर्स हैप्पी एंड बिकॉज आई न्यू आई शुड फील हैप्पी। अब आप बताएं कि इसके अंदर कौन सा वर्ड रिपीट हो रहा है? मेरे ख्याल में तो एंड हो रहा है, ऐसा है ना? नहीं, एंड नहीं है। इसमें जो मुझे नज़र आ रहा है वो है हैप्पी और हैप्पी, उसके बाद यहाँ पे हैप्पी, यानी हैप्पी बार बार इसमें रिपीट हो रहा है, हैप्पी के अंदर रेपिटिशन है, तो इसे हम कहेंगे कि ये रिपीट हो रहा है। उसके बाद अगली एग्जांपल को देखते हैं। हैट्रेड वाज स्प्रेडिंग एवरीवेयर, ब्लड वाज बीइंग स्प्रेड एवरीवेयर, वाज वर बैकिंग आउट एवरीवेयर। अब इस सेंटेंस के अंदर कौन सा वर्ड बार बार रिपीट हो रहा है? वो है एवरीवेयर। इधर एवरीवेयर है, इधर एवरीवेयर है, उसके बाद इधर एवरीवेयर है, बस ये एवरीवेयर ही बार बार रिपीट हो रहा है। तो ये बहुत ही आसान सा टाइप है, तो मुझे उम्मीद है कि इसकी आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। उसके बाद हम बढ़ते हैं अपनी अगली टाइप की तरफ। दोस्तों, क्या आपने कभी चाँद को मुस्कुराते हुए देखा है?
इसको छोड़ें, चले आपने कभी सूरज को बातें करते हुए देखा है? चलें इसे भी छोड़ो, क्या आपने कभी तारों को नाचते हुए देखा है? जी हाँ, ना आपने देखा है और ना ही मैंने देखा है। जो पोइट लोग होते हैं, पोइट्री करते हैं, शायर होते हैं, वो अपनी बुक्स में, अपनी पोइट्री में इस तरह की बातें कर जाते हैं, यानी किसी बेजान चीज़ को बिल्कुल जानदार ह्यूमन की तरह, इंसान की तरह दिखाते हैं। उसको हम कहते हैं पर्सोनिफिकेशन। जब किसी बेजान चीज़ को जानदार यानी इंसान की तरह दिखाया जाए तो उसको हम कहते हैं पर्सोनिफिकेशन। अब देखें, व्हेन एन एनिमल वर्ड आइडिया आर एन ऑब्जेक्ट इज सीन इन ह्यूमन टर्म्स, जब कोई बेजान चीज़ ह्यूमन टर्म में दिखाई जाए तो उसको हम कहते हैं पर्सोनिफिकेशन। अब एग्जांपल देखते हैं। द फायर स्वैलोड द इंटायर फॉरेस्ट, जो आग है, आग ने पूरे जंगल को निगल लिया। आग को भूख लगी हुई थी, वो आई और पूरे जंगल को निगल लिया ताकि वो पेट भर ले अपना। ऐसा था? ऐसा नहीं है, वो तो बेजान है। पेट भरना या निगल लेना, खा लेना, ये तो किसी ह्यूमन का काम है, किसी जानदार चीज़ का काम है, इंसान का काम है, आग का काम तो नहीं। हम इस तरह भी तो कह सकते हैं कि आग ने पूरे जंगल को जला दिया। हम ऐसा क्यों नहीं कहते? हम इस तरह क्यों कह रहे हैं? हम अपनी बात को ज़्यादा खूबसूरत बना रहे हैं, तो इस तरह हम ये वाले अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद अगली एग्जांपल को देखते हैं। यू शुड कीप वर्किंग हार्ड, अपॉर्चुनिटीज़ आर नॉकिंग एट योर डोर, आपको मेहनत करते रहना चाहिए, अपॉर्चुनिटीज़ आपके दरवाज़े पर दस्तक दे रही हैं। क्या अपॉर्चुनिटीज़ कोई जानदार चीज़ हैं जो अपनी बीवी बच्चों के साथ आती हैं और आपके दरवाज़े पर ऐसे दस्तक देती हैं, ठक 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 ठक, कामयाबी है? लेकिन ऐसा नहीं है कि वो पर्सोनिफिकेशन के टर्म में हम बता रहे हैं कि वो आएगी, आप लाजमी आपके मुकद्दर बनेगी, जो मौके हैं, कामयाबी है, वो लाजमी आएगी, लेकिन शर्त यही है कि आप अपनी मेहनत जारी रखें। उसके बाद अगले एग्जांपल को देखें। द मून स्माइल्ड अपॉन द रिवर्स, जो मून है वो दरिया के ऊपर स्माइल किया, उसने, वो मुस्कराया। अगर वो मुस्कराया तो आप भी मुस्करा दें, लेकिन ये उस पर्सोनिफिकेशन को ज़ाहिर कर रहा है, लेकिन कभी भी मून मुस्कराता नहीं है। उसके बाद है द सन स्माइल्ड एंड चेस्ड अवे द एंग्री क्लाउड। अब क्लाउड्स भी कभी एंग्री हुए हैं, गुस्से हुए हैं? नहीं हुए, लेकिन वो पर्सोनिफिकेशन को ज़ाहिर कर रहा है, तो इसी वजह से हमने एंग्री क्लाउड का इस्तेमाल किया है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि पर्सोनिफिकेशन का आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब हम बढ़ते हैं अपनी अगली टाइप की तरफ। दोस्तों, अब हमारा अगला टाइप है पैराडॉक्स। पैराडॉक्स क्या होता है? अ स्टेटमेंट दैट इज़ कॉन्ट्राडिक्टरी इन इटसेल्फ मेक्स अ रीडर टू थिंक इन एन इनोवेटिव वे, यानी कोई एक स्टेटमेंट होगी जो खुद अपने आप में खुद कंट्रोडिक्टरी होगी, मुतज़ाद होगी, यानी कहने वाला खुद ही कुछ कहेगा और खुद ही मना कर देगा, कहेगा भी खुद और मना भी खुद कर देगा, उसको हम कहेंगे ये कंट्रोडिक्टरी है, यानी पैराडॉक्स है, कंट्रोडिक्टरी वो खुद कर रहा है। अब देखते हैं इसके कुछ एग्जांपल्स। यू कैन सेव मनी बाय स्पेंडिंग इट, अरे ये क्या है कि आप रकम बचा सकते हैं उसे खर्च करके, यानी पहले वो कहता है कि सेव करनी है, फिर वो कहता है कि स्पेंड करनी है, तो ये कंट्रोडिक्टरी है, एक दूसरे में मुतज़ाद है। खुद वो कह रहा है कि सेव करनी है और फिर कहता है कि वो स्पेंड करनी है, तो इसको हम कहते हैं पैराडॉक्स। उसके बाद एक और एग्जांपल को देखते हैं। दिस इज़ द बिगिनिंग ऑफ एन एंड, इधर बिगिनिंग कह रहा है और इधर ही एंड कह रहा है, यानी दो अपोजिट वर्ड इस्तेमाल किए गए हैं, दो अपोजिट स्टेटमेंट इस्तेमाल की गई हैं। उसके बाद और एग्जांपल देखते हैं। द सेकंड सेंटेंस इज़ फॉल्स, द फर्स्ट सेंटेंस इज़ ट्रू। इधर देखें फॉल्स, इधर ट्रू, इधर सेकंड है तो इधर फर्स्ट है, तो ये खुद जो कह रहा है और ख़ुद ही उसका अपोजिट बता रहा है, तो इसको हम कहेंगे पैराडॉक्स है। उसके बाद एक और एग्जांपल है। हेयर आर द रूल्स, इग्नोर ऑल द रूल्स, अरे ये क्या कि रूल्स हैं और रूल्स को इग्नोर कर दो। हेयर आर द रूल, इग्नोर ऑल द रूल्स, कि यहाँ वो रूल हैं कि सब रूल्स को इग्नोर कर दो, ये क्या बात हुई? मतलब ये है कि यहाँ पे कोई भी रूल्स पे अमल नहीं करता। हम इसको साफ साफ ये भी कह सकते हैं कि यहाँ पे कोई भी रूल्स पे अमल नहीं करता। हम ये क्यों कर रहे हैं? अपनी स्टेटमेंट में, अपनी बात में, अपनी लैंग्वेज में खूबसूरती डालने के लिए, डेकोरेट करने के लिए हम ये सारा कुछ कर रहे हैं। और साथ ही इसके साथ एक और है ऑक्सीमोरॉन। ऑक्सीमोरॉन और पैराडॉक्स सिमिलर है, लेकिन इनमें थोड़ा सा फ़र्क है। इसके अंदर जो स्टेटमेंट होगी वो सारी की सारी एक दूसरे से अपोजिट होगी, लेकिन जो ऑक्सीमोरॉन है इसके साथ पूरी स्टेटमेंट नहीं होगी, दो वर्ड्स अपोजिट होंगे एक ही स्टेटमेंट के अंदर। एक ही स्टेटमेंट के अंदर दो अपोजिट वर्ड आएंगे, उनको हम कहेंगे कि ये ऑक्सीमोरॉन है। एग्जांपल देख लेते हैं। टू कंट्राडिक्ट वर्ड्स फॉर क्रिएटिंग ड्रामा, उसको ड्रामेटिक अंदाज में बयान करने के लिए हम ऐसा करते हैं। अब एक एग्जांपल है। द कॉमेडियन वॉज सीरियसली फनी,
जो कॉमेडियन था, कोई कॉमेडियन था, वो सीरियसली फ़नी था। अब देखें, सीरियसली संजीदा होता है, फ़नी मज़ाहिया अंदाज में होता है, मजाक जो कर रहा हो, ये कैसा है, उधर से कहता है सीरियसली, उधर से कहता है फ़नी, ये कैसा है। अब सीरियसली डबल मीनिंग में इस्तेमाल हो रहा है, यानी वेरी के मानों में आ रहा है कि वो बहुत फ़नी था। इस तरह भी वो कह सकता था कि द कॉमेडियन वाज वेरी फ़नी, लेकिन वो इस तरह क्यों उसने बयान किया है, उसने इसलिए इस तरह बयान किया है ताकि हमें अपने दिमाग पर ज़ोर देना पड़े, हमें गौर से सुनना, सोचना पड़े कि वो कहने वाला क्या कह रहा है। उसके बाद एक और एग्जांपल है, डू यू हैव द ओरिजिनल कॉपीज़। अरे ये क्या, उधर से कहता है ओरिजिनल और इधर से कहता है कि कॉपीज़। ओरिजिनल और कॉपीज़, कॉपीज़ का मतलब नकल और ओरिजिनल का मतलब असल। असल और नकल ये एक दूसरे के अपोजिट कैसे आ गए हैं। कहने का मतलब ये है कि आपके पास क्या वो ओरिजिनल पेपर्स हैं, असल पेपर हैं, लेकिन उसने जानबूझकर कॉपीज़ इस्तेमाल किया है अपनी स्टेटमेंट में जान पैदा करने के लिए। तो इस तरह देखें, ये एक दूसरे के अपोजिट हैं और इकट्ठे हैं। और जो ऑक्सीमोरॉन होगा उसमें दो वर्ड्स होंगे। फ़र्क क्या है आप गौर से समझ लें, ऑक्सीमोरॉन में दो अपोजिट वर्ड्स होंगे और वो दोनों इकट्ठे आएंगे, बीच में और कोई नहीं होगा। एक तो वो इकट्ठे आएंगे और दोनों वर्ड्स, मैं वर्ड्स इस्तेमाल कर रहा हूँ, वर्ड्स अपोजिट होंगे। लेकिन जब हम पैराडॉक्स की बात करते हैं उस वक्त दो अपोजिट स्टेटमेंट्स होंगी, वर्ड्स नहीं स्टेटमेंट्स होंगी। आप इधर गौर कर सकते हैं और इधर भी गौर कर सकते हैं। तो ये था पैराडॉक्स और ऑक्सीमोरॉन का डिफरेंस, ऑक्सीमोरॉन किस तरह होता है और पैराडॉक्स किस तरह होता है। उसके बाद हम आगे चलते हैं अपनी अगली टाइप की तरफ। फिगर ऑफ स्पीच की हमारी अगली टाइप है क्लाइमैक्स। क्लाइमैक्स क्या होता है, सीरीज ऑफ आइडियाज़ इन एन असेंडिंग ऑर्डर्स। असेंडिंग ऑर्डर में किसी आइडियाज़ की सीरीज़ होगी, यानी सबसे पहले कम इम्पॉर्टेंट, जो सबसे कम इम्पॉर्टेंट बात होगी वो सबसे पहले आएगी, उसके बाद जो ज़्यादा अहमियत रखने वाली इम्पॉर्टेंट होगी वो आएगी, और सबके से एंड पे जो आएगी वो सबसे इम्पॉर्टेंट बात होगी। एग्जाम्पल से इसको अच्छे से समझ लेते हैं। ही केम, वो आया, सबसे पहले वो आया, आना उसका सबसे कम अहमियत थी। उसके बाद ही फॉट, वो लड़ा, आने के बाद उसकी लड़ने की जो थी वो अहमियत थी, वो लड़ा। ही कंकर्ड, उसने पता कर लिया। अब देखें, सबसे कम अहमियत उसका आना था, उसके बाद अहमियत थी लड़ना, और सबसे ज़्यादा अहमियत थी कि उसने फतह कर लिया। ही केम, ही फाइट, ही कंकर्ड। उसके बाद एक और एग्जांपल को देखते हैं। लुक, देखो, कहाँ देखो, अप द स्काई, आसमान की तरफ। आसमान की तरफ ऐसे देखो, थोड़ा सा ऊपर देखो, मतलब कि थोड़ा सा ऊपर देखो। थोड़ा सा ऊपर देखने के बाद इट्स अ बर्ड, यानी थोड़ा सा ऊपर देखने के बाद जब इट्स अ बर्ड कहा, थोड़ा सा मज़ीद ऊपर देखा। उसके बाद इट्स अ प्लेन, जो बर्ड है, बर्ड के ऊपर मज़ीद ऊपर देखा तो एक प्लेन नज़र आया, एक जहाज़ नज़र आया, यानी ये असेंडिंग ऑर्डर है। उसके बाद है दूसरा एंटी क्लाइमैक्स। एंटी क्लाइमैक्स का उल्टा होता है, यानी वो अगर असेंडिंग ऑर्डर में है तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर में होगा। इसमें जो आइडियाज़ होंगे, आइडियाज़ की जो सीरीज़ होगी वो डिसेंडिंग ऑर्डर में होगी। वही मैथ वाला रूल है कि सबसे पहले ज़्यादा अहमियत वाली बात होगी, उसके बाद उससे कम अहमियत वाली, और एंड पे सबसे कम अहमियत वाली। अब देखें एग्जांपल से अच्छे से समझ लेते हैं इसको। ही लॉस्ट हिज फैमिली, उसने अपनी फैमिली को खो दिया। सबसे अहम, सबके लिए अपनी फैमिली होती है, तो उसने अपनी फैमिली को खो दिया। हिज कार, अपनी कार को खो दिया। अब देखें, फैमिली के बाद कार की अहमियत जो है वो कम है, अहमियत तो है लेकिन फैमिली की निस्बत कम है। हिज कार एंड हिज सेल फोन, और कार की निस्बत सेल फोन की अहमियत कम है, और जो कि सबसे एंड पे आया है। अब देखें सीरीज़ किस तरह बनी है। ही लॉस्ट हिज फैमिली, हिज कार एंड हिज सेल फोन। तो इस तरह डिसेंडिंग ऑर्डर में आइडियाज़ की सीरीज़ हो रही है। उसके बाद एक और एग्जाम्पल को देखते हैं। शी इज़ अ ग्रेट टीचर, सबसे ज़्यादा अहमियत वाली बात क्या है कि वो एक ग्रेट टीचर है। उसके बाद क्या है, अ मदर है, एक माँ है, एंड अ कुक, और सबसे कम अहमियत क्या है कि वो एक कुक भी है। तो इस तरह ये सीरीज़ बन रही है। शी इज़ अ ग्रेट टीचर, अ मदर एंड अ कुक। तो इस तरह क्लाइमैक्स और एंटी क्लाइमैक्स का आपका कंसेप्ट भी क्लियर हो गया होगा। उसके बाद हमारी एक लास्ट टाइप है जिसको हम कहते हैं इमेजरी। इमेजरी नाम से भी ज़ाहिर है कि किसी चीज़ का इमेज, किसी चीज़ का नाम सुनते ही जहन में उसका एक स्केच बना लेना, इमेज बना लेना, उसको हम कहते हैं इमेजरी। जैसे अगर मैं कहूँ कि मैं मर्री में हूँ, तो आपके जहन में यही ख्यालात आएंगे कि मरी एक ठंडा इलाका है, वहाँ पे सर्दी होती है, तो ये आपने इमेज बना लिया है।
या एक और एग्जांपल कि मैं कहता हूँ कि मुझे फूलों की खुशबू आ रही है, जैसे मैं कहूँगा तो आपके जहन में मुख्तलिफ़ किस्म के फूलों के इमेज, पिक्चर्स, तस्वीरें आपके जहन में बनेंगी। किसी के जहन में गुलाब का, किसी के जहन में चंबेली का, मुख्तलिफ़ किस्म के फूलों की इमेजेस बनेंगी। तो ये था इमेजरी, यानी किसी चीज़ का नाम सुनते ही आपके जहन में कोई अगर इमेज बन जाता है तो उसको हम कहते हैं इमेजरी। तो मुझे उम्मीद है कि आपको फिगर ऑफ स्पीच की पूरी समझ आ गई होगी। इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो क्यों नहीं किया, जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको डेली इस यूट्यूब चैनल पर वीडियो लेक्चर मिलते हैं। तो मिलते हैं नई वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।